हेलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सबसे पहला टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स जो सिस्टम के अंदर ही लगती है उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। मतलब फोर्स which act from within the system is called internal force। अब देखो, इंटरनल फोर्स का मतलब है जैसे आप कार में बैठे हो, कार में पीछे वाली सीट पे आप बैठे हो और आगे वाली सीट को धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो। सो वो क्या हो गया? इंटरनल फोर्स, बिकॉज यू आर इनसाइड द कार। इंटरनल फोर्स में एक्शन इज इन द सिस्टम, रिएक्शन इज ऑल्सो इन द सिस्टम। सो ओवरऑल दोनों कैंसिल हो जाते हैं, नेट इफेक्ट कितना हो जाता है? 0। सो नेट इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0। दोनों का टोटल इफेक्ट हमेशा क्या होगा? 0, बिकॉज बोथ action and reaction are within the system। एक्शन भी सिस्टम में है और रिएक्शन भी सिस्टम में है, इसीलिए ओवरऑल इफेक्ट इसका हमेशा क्या हो जाता है? 0। नेट इंटरनल। आप गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठ के आगे वाली सीट को धक्का दो, गाड़ी नहीं हिलेगी। बट आप गाड़ी के बाहर चले जाओ, फिर गाड़ी को पुश करो सेम फोर्स से, गाड़ी हिल जाएगी। दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। सो इंटरनल फोर्स जो सिस्टम के अंदर से लगती है, एक्सटर्नल जो सिस्टम के बाहर से लगती है। सेकेंड टाइप के नाम मैंने दिया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इज अ फोर्स which act from outside the system। सिस्टम के बाहर से जो लगे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। देयर विल बी नेट इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का नेट इफेक्ट होगा बिकॉज एक्शन is on the system and reaction is outside the system। एक्शन सिस्टम में है बट रिएक्शन बाहर से एक्ट कर रहा है। यह बात समझ में आ गई? इतना क्लियर? सो दो तरह की किसी भी सिस्टम पे फोर्सेस हो सकती हैं, एक मैंने बोला इंटरनल और दूसरी बोला एक्सटर्नल। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जहां से ये चैप्टर मेन शुरू होता है। इस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास। डेरिवेशन भी है एक, थियोरेटिकली भी है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ अ सिस्टम is supposed to be concentrated। एक ऐसा पॉइंट जहां मैं कंसिडर कर लूं कि पूरे सिस्टम का सारा मास उस पॉइंट पे है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट, जरूरी नहीं है वहां एक्चुअल में भी कोई मास हो। तो उस पॉइंट को जहां पे हम कंसिडर करते हैं कि पूरा सिस्टम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ मास। Any force acting on the system is considered to be acting on center of mass। ठीक है बच्चे? पूरे सिस्टम में कोई भी फोर्स लगेगी, हम मान लेंगे कि वो फोर्स कहां लग रही है? सेंटर ऑफ मास पे। ठीक? अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, अब उस पर आते हैं। सबसे पहला जो है आपके डेरिवेशन आपके कोर्स में, इसका नाम है सेंटर ऑफ मास
ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हैं, 2 मासेस हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। यू हैव अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ। इसमें मैंने 2 मासेस मान लिए, M1 एंड M2। M1 has a position vector R1, M2 has a position vector R2। ये 2 सिस्टम। आप डेरिवेशन जब लिखते हो तो पहले इंट्रोडक्शन देते हो कि आप कर क्या रहे हो। बोलोगे कंसिडर a 2 particle system having masses M1 and M2 at position vectors, position given by position vectors R1 and R2 as shown। डेरिवेशन का इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, ठीक है, सीधा मैथमेटिकल नहीं करना होता। सो ये 2 मासेस मान लिए। माना लेट F12 is internal force on M1 due to M2। M1 पे फोर्स M2 की वजह से, ये इंटरनल फोर्स मान लिया। F21 is internal force on M2 ड्यू टू M1। 2 इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन होगा, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। F12 प्लस F21 हमेशा क्या होगा? 0, बिकॉज एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों का पेयर, इंटरनल फोर्सेस का टोटल हमेशा क्या होगा? 0। यहां तक तो कोई इशू नहीं। मान लिया इन दोनों मासेस पे, ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। M1 पे मान ली एक्सटर्नल फोर्स F1, M2 पे मान ली एक्सटर्नल फोर्स F2। सो F1 माना एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1, F2 मान लिया एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। नेट एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्या बोला? किसी भी सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। तो पूरे सिस्टम पे जो टोटल फोर्स है वो F1 प्लस F2 है, उसको मैंने F नाम दे दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या बोला दोबारा देखो, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक M1 मास था, एक M2 मास था। M1 पे फोर्स लग रही है एक्सटर्नल F1, M2 पे लग रही है F2, टोटल एक्सटर्नल हो गई F1 प्लस F2। आपस में दोनों की फोर्सेस हैं, 1 2 पे लगा रहा है, 2 1 पे लगा रहा है, टोटल इंटरनल फोर्स हो गई F12 प्लस F21, टोटल इंटरनल फोर्स हो गई 0, क्योंकि इंटरनल का सम हमेशा 0 होता है, बिकॉज एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। यहां तक तो कोई शक नहीं। अब आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑन M1। पहले M1 मास पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। M1 मास पे 2 फोर्सेस हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये हो जाएगा d/dt ऑफ M1 V1। F इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नंबर 3, इसी तरह ऑन M2 अगर मैं लगाऊं, F21 एक इंटरनल फोर्स, F2 दूसरी इंटरनल फोर्स, ये हो जाएगा d/dt ऑफ M2 V2। मानते हो बेटा? नंबर 4, एडिंग 3 and 4, साथ साथ डेरिवेशन लिख के करनी है। 3 and 4, F12 प्लस F21
प्लस F1 प्लस F2 कितना हुआ, डी बाई डी टी ऑफ M1V1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ M2V2। मानते हो बेटा? ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया टोटल फोर्स F, सो ये आ गया टोटल फोर्स F। मैंने क्या यूज किया, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। F आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ M1 बाहर ले जाओ, V1 बचा, M2 बाहर ले जाओ, V2 बचा। कोई टेंशन बेटा यहां तक? अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। यू मे राइट M1 डी बाई डी टी ऑफ R1 फर्स्ट वाले की वेलोसिटी, प्लस M2 डी बाई डी टी ऑफ R2। हाँ की ना? बन गया M1 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ R1 प्लस M2 इंटू डबल डेरिवेटिव R2। कोई टेंशन बेटा? ठीक। डी बाई डी टी डबल डेरिवेटिव पूरे में से कॉमन ले लो, d2 बाई डी टी टू आपके पास आया M1 R1 प्लस M2 R2 नंबर 5। ये टोटल फोर्स का एक्सप्रेशन आया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप अप्लाई करो, अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोल सकता हूं F इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास के लिए। मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द टोटल मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिख सकता हूं बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ की ना? तो ये आ गया M1 प्लस M2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? नंबर 6। अब जरा फिफ्थ देखो, फिफ्थ भी डबल डेरिवेटिव की टर्म्स में था, 6 भी डबल डेरिवेटिव की टर्म्स में। कंपैरिजन करने के लिए फिफ्थ को मैं और एक्सपैंड कर देता, फिर ये लिखना चाहिए था, पर कोई नहीं। चलो, यूजिंग इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में F इज इक्वल टू d2 बाई डी टी टू ऑफ M1 R1 प्लस M2 R2 था। मैंने M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई किया और M1 प्लस M2 से डिवाइड किया। कंपेयर करो, कंपेयरिंग 6 एंड 7, कंपेयर करो 6th और 7th इक्वेशन को। F M1 प्लस M2 डबल डेरिवेटिव तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आ गया। सो कंपेयर करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन कितना आया, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला किसका हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोबारा एक बार देखते हैं, मैंने क्या किया, मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, टोटल फोर्सेस को ऐड कर दिया और d बाई डी टी ऑफ M1V1 प्लस M2V2 लिख दिया। अब उसके बाद जब ऐड करूंगा, इंटरनल का फोर्स का सम 0, एक्सटर्नल का टोटल हो गया। राइट साइड पे m बाहर ले लिए, नहीं भी लेते तब भी चलता। ठीक है बच्चे? अब d बाई वेलोसिटी को डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन लिखा और डबल डेरिवेटिव बना के मैंने उसको बाहर ले लिया। बाहर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा फोर्स का एक्सप्रेशन डबल डेरिवेटिव की टर्म्स में। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। इसके लिए लगाया, मेरे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन आया F इज इक्वल टू मास इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन। ऊपर भी डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन थी, अभी भी है। मैंने कंपेयर करने के लिए फिफ्थ इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व किया, M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ को कंपेयर करोगे, आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। यहां तक बात क्लियर? मतलब न्यूमेरिकली अगर आपको पोजीशन दिया हो, सीधा फॉर्मूला में डालो, वेक्टोरिकल आंसर आ जाएगा। बट न्यूमेरिकल्स वेक्टोरिकल नहीं आते। न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं, आपके
उसकी टर्म्स में आते हैं, कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। तो कोऑर्डिनेट्स की टर्म में कैसे करेंगे वो बताता हूं। न्यूमेरिकली मैथमेटिकली यहां तक कंप्लीट है डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। कोऑर्डिनेट्स क्या है सेंटर ऑफ मास के, वो निकालते हैं। ध्यान देना, जो फर्स्ट मास था उसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया x1i प्लस y1j प्लस z1k। मतलब फर्स्ट मास का जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x1 y1 z1। सेकेंड मास के कोऑर्डिनेट्स माने x2 y2 z2, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। इसको अगर और मैंने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स वाई जेड जो मुझे निकालने हैं, वो हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इनको सब्सटीट्यूट कर दो तीनों को किस फॉर्मूले में, आर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं मेरे पास आएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू m1 x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस m2 x2i प्लस y2j प्लस z2k अपॉन टोटल मास। ठीक बच्चे, आई वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, m1 x1 प्लस m2 x2 आई वाली टर्म्स हैं, m1 प्लस m2 इसके साथ लिखा i कैप। j वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 j कैप। z वाली k वाली इकट्ठी करो, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2 k कैप। लिख सकते हैं बेटा, लेफ्ट साइड पे क्या था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जो दो वेक्टर्स हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब i वाला i के इक्वल हो, j वाला j के इक्वल हो, k वाला k के इक्वल हो। इसका मतलब आपके पास x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आया m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आया सेंटर ऑफ मास का m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। z कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आया m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। ये कोऑर्डिनेट्स हैं टू पार्टिकल सिस्टम के। पहले मैं इस पे बेस न्यूमेरिकल कराऊंगा, धीरे धीरे आगे चलेंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल करते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस। सपोज करो मुझे बोला आपके पास एक 2 kg का मास है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 2 kg मास इज 3 4 -1, और एक 4 kg का मास है, द कोऑर्डिनेट्स इज 3 -1 एंड 2। कहता है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालो। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो 2 into 3 प्लस 4 into 3 अपॉन 2 प्लस 4। मानते हो बेटा, ऊपर आ गया 6 प्लस 12 18/6, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 4 into -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 4। मानते हो बेटा, 8 - 4 कितना हुआ 4/6, ये हो गया 2/3। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इस क्वेश्चन में कितना आया 2/3। अब आ जाते हैं z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2 -2 प्लस 32 कितना हुआ 30/6, z कोऑर्डिनेट आया 5। समझ में आया। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 2/3, 5। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो अब मैं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आता है।
आपको बोला इन एन HCl मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन H positive and Cl negative is 1.27 angstrom. एंगस्ट्रॉम मालूम है ना, 10 to power -10. हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम. इफ क्लोरीन एटम is 35.5 times heavier than hydrogen atom, locate the position of center of mass with respect to hydrogen atom. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास, मुझे वो निकालना है. अब ये मैं अलग अलग मेथड से करूंगा. देखो ध्यान से, इसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ नहीं दिए हुए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है. आपको बोला एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है. क्लोरीन का मास 35.5 टाइम्स है हाइड्रोजन के मास थे. सो मास m मान लिया, इसका मास 35.5 टाइम्स m मान लिया. कोई टेंशन. दोनों को ज्वाइन किया, दोनों के बीच का गैप दिया हुआ 1.27 एंगस्ट्रॉम. दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, राइट. यहां तक कोई इशू नहीं. नाउ कम्स द मेन पार्ट. वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक समथिंग व्हिच इज ओरिजिन. नाउ चॉइस इज योर्स, यू कैन चूज ओरिजिन एनीवेयर. लेट्स सपोज आई से सेंटर ऑफ मास इज हियर. I don't know what the position is, but it is somewhere on the line joining. Let's suppose it's at this point at a distance x from hydrogen. At a distance x from hydrogen. Now you can choose origin anywhere. I'm doing this question using two techniques, using two ways. One, I'll be taking hydrogen as origin. In second case, I'll be taking center of mass as origin. Okay. So first, let me take as hydrogen as origin. So if it is 0, 0, the coordinates of center of mass will be x, 0. The coordinates of chlorine atom will be 1.27, 0, right? I'm taking units as angstrom. Okay, apply the formula. X coordinate of center of mass, which in this case is x, is equal to m1y1, m1x1, m into 0, plus m2x2, 35.5 times m into 1.27, upon m1 plus m2, which is 36.5 m. Isn't it? M into 0 is 0. M gets cancelled. What is left is 35.5 multiplied by 1.27 divided by 36.5 angstrom. So this is the position you can calculate. This is the position with respect to hydrogen atom. This is one way of doing it. The other is take center of mass as origin. You can take anywhere origin. You can take any point as origin. Choice is yours. Let's suppose the same question, hydrogen, chlorine, mass m, mass 35.5 m, distance 1.27 angstrom. Let's suppose I take center of mass as origin. This is x distance. Plot the coordinates. The coordinates of hydrogen, center of mass is origin. The coordinates of hydrogen will be minus x, 0. Negative x-axis. The coordinates for chlorine, up coordinates is always measured from origin. So chlorine के लिए the distance will be 1.27 minus x, 0, right? Apply the formula. Coordinate of center of mass, x coordinate of center of mass, which is 0, is equal to m1 x1, that is m into minus x, plus m2 x2, that is 35.5 times m into 1.27 minus x, divided by total mass. Total mass is 36.5 m, right? M gets cancelled. Cross multiply, 36.5 becomes 0. So you are left with 0 is equal to minus m, minus x. M cancel हो गया. Minus x
प्लस 35.5 इंटू 1.27 माइनस 35.5 एक्स, एक्स वाली टर्म्स को टेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स 36.5 एक्स is equal to 35.5 into 1.27. So x becomes 36.5 into 1.27 upon 35.5 upon 1.27 divided by 36.5 angstrom. ठीक बच्चे? Got it? समझ में आ गया? ये इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। एक और चीज जो इस क्वेश्चन से आपको नजर में आनी चाहिए थी, अगर आई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो कोई बात नहीं, ध्यान दो। If you have two masses, I'm particularly talking about two mass system. This is M1, this is M2. And if I take this as origin, center of mass as origin, this distance is, let's say, R1, this distance is, let's say, R2. So this coordinate will be minus R1, 0, this coordinate will be R2, 0. Now apply the formula. 0 is equal to M1 into minus R1 plus M2 R2 divided by total mass, right? Cross multiply, it becomes 0. 0 is equal to minus M1 R1 plus M2 R2. So M1 R1 will be equal to M2 R2. Mass into distance must be equal. मतलब if this is the mass, यहाँ पे एक mass है, यहाँ पे एक mass है, center of mass क्या होगा? This mass into this distance must be equal to this mass into this distance. ये सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन बनेगी। आप देखो ऊपर भी ध्यान से यही आया। अब मैंने इसको x माना था, दिस वाज 1.27 माइनस एक्स, ये x था। तो अगर मैं करूं m इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1.27 माइनस एक्स इंटू इधर का मास दैट इज 35.5 टाइम्स m। सॉल्व करो, सेम आंसर आ जाएगा। आप ये भी यूज कर सकते हो। मास इंटू डिस्टेंस फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, लेफ्ट साइड का मास इंटू लेफ्ट साइड वाले मास का डिस्टेंस इज इक्वल टू राइट साइड का मास इंटू राइट साइड के मास का डिस्टेंस। आप ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर? ये था टू पार्टिकल सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल्स का तो इजी था, M1 R1 plus M2 R2 upon total mass. For n particle, you can generalize this result. Position vector of center of mass, general formula for n particle system is M1 R1 plus M2 R2 plus up to Mn Rn divided by total mass. Got it? कैसे लिखते हैं इसको? इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन MI अपॉन समेशन MI, समेशन MI अपॉन समेशन MI, I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू N। समेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो पहले I की जगह 1 डालोगे, फिर i की जगह 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे और सबको ऐड कर दोगे। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बात करो, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? समेशन mi xi I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन mi I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n। मतलब m1 x1 plus m2 x2 plus up to mn xn divided by total mass। ठीक बेटा? सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा समेशन mi yi अपॉन समेशन mi एंड z कोऑर्डिनेट विल बी समेशन mi zi अपॉन समेशन mi। ठीक बच्चे? अब इस पे बेस्ड भी कई टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेट मी स्टार्ट विद 1 और 2 क्वेश्चंस। आपको बोला 3 masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed as shown. Find position of center of mass. Okay.
ये आपको गिवन है डायग्राम, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, you've got 3 masses, equilateral triangle, 1 meter, 1 kg, 2 kg, and the third mass is here 3 kg. आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है. सबसे पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट्स लिखो. ये 0 0 हो गया बेटा, 2 kg के कोऑर्डिनेट्स हो गए, 1 0 मानते हो. हाफ के जी 3 kg के कितने होंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल लो. ये हाफ हो गया बेटा, पाइथागोरस से ये निकल जाएगा, ये वाला लेंथ. ये कितना आएगा, इसको नाम दे देते हैं ABC और इसको बोल देते हैं M. सो CM स्क्वायर आपके पास हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर. AC स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, AM स्क्वायर इज हाफ स्क्वायर. So 3/4, तो CM कितना हो गया, √3/2 मानते हो बच्चे. So the coordinates of this will be x coordinate is half, y coordinate is √3/2. अब वैल्यू डाल दो, फॉर्मूला लगाओ. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें x और y दोनों होंगे. पहले सिर्फ x था क्योंकि एक लाइन के अलोंग थे, अब प्लेन में है. x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 upon total mass. Total mass is 3 plus 2 plus 1. So आंसर आ गया 2 plus 3/2, 2 plus 1.5, 3.5 upon 6. कैलकुलेशन हो जाएगी पॉइंट्स पे. y कोऑर्डिनेट के लिए m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, y3 is √3/2 अपॉन टोटल मास 6. आंसर आ गया √3/4. तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 3.5 अपॉन 6 कॉमा √3/4. कैलकुलेशन करनी है सर. इजी क्वेश्चन था. अब आ जाते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पे. अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो फॉर symmetrical objects, symmetrical bodies, center of mass is always at the geometrical center. सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कल, सिमेट्रिकल है ना, लेफ्ट राइट सिमेट्री है, अप डाउन सिमेट्री है. सर्कल इज एट सेंटर ऑफ सर्कल, मानते हो ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर is at point of intersection of diagonals. जो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहां होगा, सेंटर में होगा, उनके बीच में होगा. मतलब अगर एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हो तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं उसको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लोकेट द पोजीशन of center of mass of an English alphabet E as shown. देखो ये गिवन है, ये डायग्राम गिवन है बेटे, ध्यान से देखना प्लीज. इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसकी डायमेंशंस गिवन है सारी. लेट्स से दिस इज बड़ा सा बना दिया, दिस इज 6 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर्स.
ये सब दिया हुआ है एंड इसको आपने ओरिजिन लेना है। ये जो मैंने जीरो, ये जितना रेड से लिखा है ये सब गिवन था। अब आ जाते हैं हम सॉल्विंग कैसे करें। ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, अप डाउन सिमेट्रिकल है। अप डाउन सिमेट्रिकल मतलब अगर इसके बिल्कुल मिडिल से लाइन बनाता हूं तो ऊपर और नीचे एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए, अपने आप आएगा, देखना। अभी लेफ्ट राइट की सिमेट्री नहीं है, अप डाउन की सिमेट्री है। समझ में आ गई सिमेट्री का मतलब? जैसे अब सपोज ये फिगर होती ऐसे बराबर बराबर लेंथ थी, तो इसमें लेफ्ट राइट सिमेट्रिकल है, अप डाउन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं इस पे। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? जब ऐसे एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हो तब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में। माइंडेड, अभी तक जितना भी हमने सेंटर ऑफ मास का किया था उनमें पॉइंट मासेस किए थे, इसमें पॉइंट मास है ही नहीं, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो सबसे पहले इनको पॉइंट मासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट मास पर यूनिट एरिया इज स्मॉल एम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिट एरिया का मास मैंने स्मॉल एम मान लिया। इसमें कितने सेक्शंस हैं? यहां पे ऐसे करो, इसमें 4 सेक्शंस हैं। ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये वाला, ये रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का मास कितना होगा बताओ, साथ साथ ही बना लेते हैं। मैंने बोला यूनिट एरिया का मास है एम, ये एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है इसकी 2, लेंथ कितनी है? 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12, सो 24 हो गया इसका एरिया इंटू स्मॉल एम। मानते हो यूनिट एरिया का मास है स्मॉल एम, सो 24 एरिया का मास कितना होगा? 24 एम। कोई दिक्कत? दूसरे सेक्शन पे आते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास भी बाद में निकालेंगे। चलो इस सेक्शन में, ये वाला सेक्शन जो मैंने ब्लू से बनाया, इसका सेंटर ऑफ इसका मास कितना होगा? m2। बताओ m2 कितना होगा? इसका लेंथ कितना है? 6 में 2 कम कर दिए पहले ग्रीन वाले सेक्शन के, तो इसका लेंथ हो गया 4, ब्रेड्थ हो गया 2, मास हो गया 8m। जो सेकंड सेक्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये सेकंड सेक्शन था। थर्ड सेक्शन ये छोटा वाला, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? थर्ड सेक्शन का सेंटर ऑफ मास, थर्ड सेक्शन का सेंटर ऑफ मास होगा, लेंथ हो गया, गिवन नहीं है, गिवन ले लेते हैं 2, लेंथ है 2, ब्रेड्थ है 2, एरिया हो गया 4m। जो छत वाला है ऊपर, फोर्थ सेक्शन, 4 सेक्शन, फोर्थ सेक्शन का सेंटर ऑफ मास हो गया 8m। इसको मैंने 4 सिमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल, 2 ऊपर नीचे वाले रेक्टेंगल और मिडिल में स्क्वायर। इन सबके सेंटर ऑफ मास कहां होंगे? इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो बिल्कुल हो गया बीच में ज्योमेट्रिकल सेंटर फर्स्ट वाले का। अब जरा इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को ध्यान से देखना। ये था 2, तो मिडिल क्या हुआ 1, टोटल था 12, मिडिल क्या हुआ 6, तो ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,6। मानते हो? बिल्कुल मिडिल देखो, बिल्कुल मिडिल। ये टोटल विड्थ थी इसकी 2, मिडिल कितनी हो गई 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1। हाइट थी 12, मिडिल कितना हुआ 6, तो वाई कोऑर्डिनेट हुआ 6, तो x1 y1 आपको दे दिया। इसका सेंटर ऑफ मास पता लग गया 1,6। मानते हो बच्चे? अब आ जाते हैं ये सेकंड सेक्शन पे। इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिडिल में होगा, ये दोबारा बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, यहां होगा तो यहां मिडिल में। ये लेंथ थी 4, तो ये हो गया 2, हाइट थी 2, तो मिडिल कितना हो गया 1, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,1? नहीं, कोऑर्डिनेट मेजर होता है ओरिजिन से, ओरिजिन यहां पे पीछे। माना ये 2 है, पर ओरिजिन से कितना दूर है वो? 2 + 2, ओरिजिन से कितना हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट नीचे से ऊपर 1, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1। बात समझ में आई? दोबारा देखो जरा ध्यान से। मैंने बोला ये लेंथ है 2, ओरिजिन से कितना आगे हो गया? 2 + 2 4, हाइट कितनी है 1, सो कोऑर्डिनेट कितना हुआ 4,1। क्लियर? अब आ जाते हैं इस पे थर्ड वाले पे। इसमें ये है 2 टोटल, इसका मिडिल कितना हुआ? ये लेंथ हो गई 1, सो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां से मेजर होता है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ 3, 2 + 1 कितना हुआ 3, वाई कोऑर्डिनेट ये भी 1, नीचे से कितना ऊपर हो गया 2 + 3 5 + 1 6,
सो x3 y3 आपके पास कितना हुआ, x3 y3 आपके पास हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया 3, y कोऑर्डिनेट हो गया 6। इसी तरह x4 y4, इस पे भी आओ। जब मैं x4 y4 पे चलता हूं, ये टोटल 4 था, मिडल कितना हो गया 2, इधर से कितना हुआ 4। हाइट नीचे से मेजर होगी, कितनी हुई, यहां से ये हो गई 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 7 8 9 10 11 4,11। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए 4,11। मानते हो बच्चे? अब लगाओ फॉर्मूला। अब इस डायग्राम को भूल जाओ, ये रहा आपके पास डाटा। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 x1, सो 24m इंटू 1 प्लस m2 x2 8m इंटू 4 प्लस m3 x3 4m इंटू 3 प्लस m4 x4 8m इंटू 4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास इनको ऐड करो, ये आ जाएगा 44m। m से m कट गया, कैलकुलेशन हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट m1 24m इंटू y1, y1 कितना है 1, y1 है 6 प्लस m2 y2, m2 कितना है 8m इंटू 1 y2 प्लस m3 y3 4m इंटू 6 प्लस m4 y4 8m इंटू 11 अपॉन टोटल मास 44m। m कॉमन निकल के कट गया, कैलकुलेशन हो जाएगी। सो आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। समझ में आ गया ये बात? इस टाइप की ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन कौन सा होता है? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, अगर हमें किसी एक सेक्शन में से दूसरे सेक्शन को कट कर दें तब सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज आपको बोला एक ये सर्कल है, इसका रेडियस लेट्स सपोज 50 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर। मैं 20 सेंटीमीटर का रेडियस कॉर्नर से कट कर देता हूं सर्कल, मतलब एक कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल कट कर देता हूं। इस सर्कल को मैंने काट के बाहर फेंक दिया, इसका सेंटर यहां बीच में होगा, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर का सर्कल काट दिया, मतलब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ये अब बच गया रिमेनिंग पोर्शन। मुझे इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? जो ये रिमेनिंग पोर्शन है ये तो सिमेट्रिकल था ही नहीं, जो ओरिजिनल था वो सिमेट्रिकल था, जो कट गया वो सिमेट्रिकल था, जो रिमेनिंग है वो सिमेट्रिकल नहीं है। अब कैसे निकलेगा? दोबारा बनाता हूं इस डायग्राम को, जरा ध्यान से देखना। ये सर्कल था, ये इसका सेंटर था, कॉर्नर से एक छोटा सर्कल मैंने काट के बाहर फेंक दिया। वैल्यूज दी हुई है, यहां से कॉर्नर तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना। इसका सेंटर यहां पे है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये सुनो, मतलब इसके और इसके बीच में गैप हो गया 30 सेंटीमीटर का। ठीक, ध्यान से देखना, मैंने दो सेक्शंस मान लिए इस फिगर के, एक सेक्शन 1 जो मैंने काट के फेंक दिया, एक सेक्शन 2 जो रिमेनिंग है, और टोटल क्या हो गया पूरा। इसको उल्टा सोचो, क्वेश्चन को काट के नहीं फेंका, मेरे पास दो सेक्शन से, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को जोड़ूंगा तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। लेट मास पर यूनिट एरिया इज स्मॉल m, सो टोटल मास कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू एम, हाँ कि ना। जो फर्स्ट सेक्शन है उसका मास कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू एम, हाँ कि ना। जो रिमेनिंग है उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा टोटल में से पहले का मास माइनस कर दो, पाई कॉमन, एम कॉमन, 50 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मानते हो बच्चे? ठीक, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स पे। ये ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया। जो फर्स्ट सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, देखो 50 में से 20 माइनस करो, 30,0, हाँ कि ना। सेकंड के यहां कहीं होंगे, मुझे नहीं पता कहां पे, इसको मैंने x2 y2 बोल दिया, मुझे ना तो x2 पता है ना y2 पता है। मतलब मेरे लिए टोटल x, y
ओवरऑल कितना है 0 0, x1 y1 कितना है 30 0 और x2 y2 मुझे निकालना है। यही मतलब हुआ, लगाओ फॉर्मूला, यही साइड में लिख रहा हूं, 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 x1 मतलब पाई इंटू 20 स्क्वायर m1, x1 कितना है 30 प्लस m2 x2, m2 कितना है पाई m 17 टू 30, x2 नहीं पता, अपॉन टोटल मास पाई इंटू 50 स्क्वायर m, पाई m कॉमन निकल के कट गया ऊपर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 के साथ खत्म, 20 स्क्वायर इंटू 30 इज नेगेटिव ऑफ 70 इंटू 30 इंटू x2, सो x2 कितना हुआ, ये कट गया, माइनस 400/70 मतलब x2 की वैल्यू आई माइनस 40/7, अपने आप नेगेटिव आ गया, x2 पीछे की तरफ आ गया ना ऑटोमेटिकली। इसी तरह y2 निकाल लोगे वो 0 आ जाएगा क्योंकि y के सारे कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये डिस्टेंस यहां से कितना हुआ 40/7 सेंटीमीटर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज होके आ सकता है। क्लियर? समझ में आई जी? और देखते हैं आगे। ये तो था इसका पोजीशंस की बात। अब जो दूसरी बात हम इसमें करते हैं वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? अब देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपने देखा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू mnrn डिवाइडेड बाय टोटल मास। मानते हो बेटा? मानते हो बच्चे? अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करोगे सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा d/dt ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला बन गया m1 d/dt ऑफ r1 प्लस m2 d/dt ऑफ r2 प्लस अप टू mn d/dt ऑफ rn डिवाइडेड बाय टोटल मास। मानते हो बेटा? कोई दिक्कत? d/dt ऑफ r1 क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कितना आया? m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू mnvn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल वैसा ही है जैसे पोजीशन का था। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d/dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा m1a1 प्लस m2a2 अप टू mnan डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक बेटा? सो पोजीशन वेक्टर के लिए समेशन mi आ रही है अपॉन समेशन mi, वेलोसिटी के लिए समेशन mi vi अपॉन समेशन mi, एक्सेलरेशन के लिए समेशन mi ai अपॉन समेशन mi। क्लियर? समझ में आ गया? अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये सीबीएसई कोर्स में नहीं है जो अब मैं बता रहा हूं। अगर यूजिंग इंटीग्रेशन भी आप निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। कैसे निकाल सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो एसिमेट्रिकल तरीके से, तब आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हो। जैसे क्या होता है फॉर्मूला? देखो, अगर इंटीग्रेशन आपको याद हो तो मैंने बताया था ऐड करना, जोड़ना इज इंटीग्रेशन। सो बेसिकली समेशन वाला जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन है। तो मैंने अगर लिख रहा हूं समेशन mi xi अपॉन समेशन mi, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 बाय टोटल मास इंटीग्रेशन x dm। मतलब इस मास का अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं इसका छोटा सा सेक्शन कंसीडर करूंगा dm मास का,
dm इंटू इसका x, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, सबका आ जाएगा टोटल mixi इंटीग्रेट करके। सो समेशन mixi डिवाइडेड बाय टोटल मास करूंगा, मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है सो 1/m इंटीग्रेशन y dm, z कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1/m इंटीग्रेशन z dm। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं दो एग्जांपल्स में, ये दोनों कोर्स में नहीं है आपके सीबीएसई में, बट एंट्रेंसेस वगैरह में काम आएंगे आपको ये रिजल्ट्स भी और ये टेक्निक्स भी। जैसे मैंने आपको बोला सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। एक सेमी सर्कुलर, सर्कुलर होती है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में होता, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, तो जी ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। मैंने ये ओरिजिन मान लिया बीच में, इसको एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, इसको वाई एक्सेस मान लिया। ठीक है जी। अब इस सेमी सर्कल है, इसका मास है m, सो मास ऑफ पाई आर लेंथ इज m, सो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो गया m बाय पाई आर, मानते हो? ये यूनिट लेंथ का मास हो गया। मैंने बोला एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया मैंने इसमें, इसकी लेंथ कितनी होगी, सेंटर से ज्वाइन करो, मान लिया ये थीटा एंगल पे है और ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, तो इसकी लेंथ हो गई आर डी थीटा, मानते हो कि नहीं? ये कैसे, ये थीटा ये आर, सो आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल, मैथ्स में पढ़ा है आपने, तो डीएल कितना हुआ आर डी थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल, तो डीएल कितना हुआ आर डी थीटा। सो मास ऑफ आर डी थीटा लेंथ ये कितना हुआ m बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर आर काट दो, m बाय पाई डी थीटा, ये मेरे पास आ गया इसका मास, इसको मैंने dm बोल दिया। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ये थीटा एंगल पे था तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, आर कॉस आर साइन, हाँ कि ना? ये यहां परपेंडिकुलर डालो, ये कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया आर कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हुआ आर साइन। अब फॉर्मूला लगाओ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन 1/m इंटीग्रेशन x dm, सो 1/m इंटीग्रेशन x की वैल्यू कितनी है आर कॉस थीटा और dm की वैल्यू m बाय पाई डी थीटा। लिमिट्स क्या होंगी एंगल की, पहला जो एलिमेंट होगा वो यहां होगा, आखिरी एलिमेंट यहां होगा, तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक आपको जोड़ने हैं सारे, 0 टू पाई, m से m कैंसिल, r बाय पाई कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, लिमिट 0 टू पाई, इंटीग्रेट करो, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन r बाय m, ये हुआ साइन थीटा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, लिमिट्स पुट करो, r बाय m साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0, आंसर आ गया 0। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इस सिचुएशन में कितना हुआ 0। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए मैंने बोला है 1/m इंटू वाई डीएम। ठीक, पुट करो वैल्यू 1/m, y की वैल्यू कितनी है r साइन थीटा और dm की वैल्यू कितनी थी m बाय पाई डी थीटा, लिमिट्स वही 0 से पाई तक, m से m काट दो, r बाय पाई बाहर, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस, लिमिट 0 टू पाई, माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस r बाय पाई, कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस r बाय पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस 0 कितना होता है 1, आंसर आ गया 2r बाय पाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हुआ 0,2r बाय पाई। अब देखो पोजीशन कहां होगी, ए 0, मतलब इधर कहीं होगी y एक्सिस पे, लेफ्ट राइट पे सिमेट्री है ना, तो मिडल में तो होगा, अप डाउन सिमेट्री नहीं है। ठीक, अब आ जाओ अगले पे,
सेंटर ऑफ मास, एक और ऐसा सिचुएशन करते हैं। ये दोनों ना एंट्रेंसेस में डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो आप। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, अभी रिंग था, अब डिस्क, डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरिया में, पूरी डिस्क है आर रेडियस की, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कोई बात नहीं, इसको मल्टीपल रिंग्स कंसिडर करो। मैंने एक रिंग कंसिडर कर ली ऐसे, एक्स रेडियस की, dx विड्थ की। पहले आ जाते हैं मास पे। सेमी सर्कल है तो मास ऑफ, टोटल मास m है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, मास ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया इज टोटल मास। सो मास ऑफ यूनिट एरिया कितना हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया ये एरिया ऑफ रिंग जो मैंने कंसिडर की बीच में, उसकी लेंथ हो गई पाई आर या पाई एक्स और विड्थ है dx, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप कहोगे सर ऐसे कैसे निकाल दिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पाई इंटू एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, कर सकते हो ना। dx स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे, ये आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स डी एक्स इंटू 2 प्लस ये हाफ मिस हो गया मेरे से, हाफ प्लस पाई बाई 2 dx का स्क्वायर, ये बेटा, और माइनस हाफ पाई एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, ये कैंसिल हो गया, dx का स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, 2 कट गया, पाई एक्स dx बचा। आप स्मॉल विड्थ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी लगा सकते हो, सो एरिया हो गया पाई एक्स dx। सो मास ऑफ पाई एक्स dx एरिया वो हो गया 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स dx, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स dx, ये हो गया dm। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला 1/m इंटीग्रेशन x dm। x कोऑर्डिनेट रिंग का सेंटर ऑफ मास का भी फॉर्मूला निकाला था 0, तो ये x की जगह 0 डालूंगा तो 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट 1/m इंटीग्रेशन y dm, 1/m इंटीग्रेशन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क क्या निकाला, रिंग क्या निकाला था 2r बाई पाई, उल्टा लिख दिया मैंने, 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, तो इधर भी 2r की जगह हो गया x बाई पाई, dm की वैल्यू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स dx। m से m कट गया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले जाओ, 4 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, लिमिट क्या होंगी, x की वैल्यू 0 से r तक। x क्या है, रिंग का रेडियस, सबसे छोटी रिंग जो कंसिडर करूंगा उसका रेडियस हो गया 0, जो सबसे बड़ी रिंग कंसिडर करूंगा उसका रेडियस हो गया r। इंटीग्रेट करो, 4 बाय पाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 बाय पाई आर स्क्वायर, आंसर आ गया r क्यूब बाई 3, ये आ गया 4r बाई 3 पाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हुआ 0,4r बाई 3 पाई। बट ये दोनों डेरिवेशंस आपके कोर्स में नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। ठीक, अब आपको करना क्या क्या है, ध्यान दीजिए, ये 2 दिन का काम है। पहला काम, रीडू थ्योरी प्रॉपरली, डन टुडे इन राइटिंग। लिख के एक एक चीज जितनी मैंने लिखी है वो लिखिए और डाउट्स निकालिए। प्लस रीड टॉपिक्स फ्रॉम असाइनमेंट, जो आपको असाइनमेंट बुकलेट दी है उसमें से ये टॉपिक पढ़िए, प्लस
रीड टॉपिक्स 7.6, 7.7 एंड 7.8 योरसेल्फ। ये 3 टॉपिक्स आपको खुद पढ़ने, बहुत आसान है, थ्योरी है, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं 7.8 7.9 तक, ये आपको खुद पढ़ने। ये सब आपका डे 1। आज आपको काम करना है, कल की डाउट क्लासेस की होगी, ठीक। दूसरा, न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने, टॉपिक 7.10 पेज 6। ये डे 2 का काम है। परसों का ये काम है, परसों कोई लेक्चर ऑनलाइन नहीं डलेगा, परसों ये काम करेंगे आप। इसके डाउट्स उससे नेक्स्ट क्लास में होंगे। सो ये 2 दिन का टोटल काम है। आज आपको पहले थ्योरी अच्छे से करनी है, लिख के करनी है, एक एक चीज याद करनी है, हर पॉइंट पे मार्क करना है, जो नहीं समझ में आता वो मार्क करके मुझसे पूछना है, ताकि आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सको। न्यूमेरिकल्स में वो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी में भी नहीं है, थ्योरी मैंने वो एक्स्ट्रा करे आपके इसमें, ठीक है। सो ये काम मुझे अगले 2 दिन का है और तमीज से चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।